तो देखते हैं बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या वो देखेंगे। आसान है, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड सॉरी वो कह रहा है फाइंड a² - 5a + 6i। ये निकालना है बेटा। इफ a = 2 to 1 0 1 - 1 1 3 0, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ऑल्दो क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए बेटा, तो मैंने आपको सब ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि a² कैसे निकालते हैं। a² का मतलब है कि a को आपने a से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो लेट मी राइट a वंस अगेन, ठीक है। जब भी बेटा आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इनको एक बार जरूर लिख लें, ठीक है ना। थोड़ा सा आलस आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करा देगा बेटा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि आप एक बार लिख लें। ओके, देखिए अब मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई हम आपको सिखा चुके हैं, फिर भी फटाफट से देखिए। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, देन 0 एंड +1, फिर 0 + 0 - 1, देन बेटा 2 + 0 + 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 4 + 2 + 3 0 1 - 3 2 3 0। ओके, 2 - 2 + 0 0 - 1 + 0 1 - 3 + 0, ठीक है। तो ये हमारा a² कैलकुलेट हो गया। इसको आगे पूरा लिख लेते हैं, तो कितना आएगा ये। देखिए ये 4 + 1 आपका हो गया 5। ये यहाँ पे बेटा -1 हो गया, इट इज़ 2। 4 + 2 6 + 3 9 1 - 3 इज -2, इट इज़ 5 2 - 2 इज 0। ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास a² आ गया। अब हमें क्या निकालना था। ओके, हमें कैलकुलेट करना है a² - 5a + 6i। तो हमने बोला कंसीडर, जो निकालना है उसको बेटा कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड a² - 5a + 6i, हमें ये निकालना है, ठीक है बेटा। तो a² हमारा क्या आया देख लेते हैं। a² इज 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये बेटा हमारा a² आया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है 5a। तो a जो है आपका, उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। बुक आपके पास हो गया, आप देखते रहिए। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 आ जाएगा, अगेन ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 0 5 -5 5 15 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा 6i। तो i मतलब आपको बता रखा है मैंने, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे हम एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 के हैं, तो इसे हम 3x3 का लेंगे। अब इस i को 6 से मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो आएगा 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये 6i आ गया। अब आगे पूरा इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा ये। आसान है, देखिए। पहले क्या करो, चलो इनको माइनस कर लेते हैं इन दोनों को। सो 5 - 10 कितना हो गया बेटा आपका, -5। तो लेट मी राइट -5 सॉरी। 9 - 10 कितना हो गया बेटा, -1। 0 - 5 कितना हो गया बेटा, -5। ओके, -1 - 0, तो सिर्फ -1 आएगा। -2 में से -5 गया तो -7। -1 - -5,
तो ये और ये माइनस मिलके, ये वाला और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 कितना हो गया, प्लस का 4। ओके देन 2 - 5 -3, 5 - 15 इज -10 एंड इट इज नथिंग बट -2। क्लियर? ओके लास्ट में हमें ऐड करना है 6 0 0 0 6 0। आप चाहो तो बेटा एक ही स्टेप में कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो इसलिए पूरा पूरा करके दिखाता हूँ कि हर बच्चे इतनी स्पीड से नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया। आप चाहो एक ही बारी में सब कैलकुलेट कर सकते हो। -5 + 6 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। -1 + 0 हो गया -1, ये -3, -1, ये भी -1, ये -10, ये -5, ये 4 और ये भी 4, ठीक है। ओके लेट मी चेक द आंसर। ये आपकी बेटा 3.2 है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। मेरे पास बुक है, मैं बुक में से आंसर टैली कर लेता हूँ एक बार। 3.2 क्वेश्चन नंबर 15, 1 - 1 - 5 -1 - 1 4। बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर मैंने टैली कर लिया है, तो आप लोगों को अब जरूरत नहीं आंसर टैली करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 16 सेम है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बस आप ए का वैल्यू वगैरह डाल देना, फिर दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो आपको जो अननोन के है वो निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आप दोनों कर लेना। अभी मैं 18 20 21 22 ये सारे मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 18 को करने से पहले कुछ रिव्यूज हैं जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे बेटा। तो रिव्यूज क्या हैं देखिए। देखिए sin 2θ का बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin 2θ का फॉर्मूला। तो sin 2θ के फॉर्मूले में एक तो आता है 2 sin θ cos θ, दूसरा एक tan θ वाला फॉर्मूला 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर θ। अगर ये sin 2θ का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, तो अगर मान लो मैं sin 2θ की जगह अगर केवल थीटा लिखूं, या चलो मान लेते हैं अल्फा लिखते हैं, सिर्फ अल्फा, तो आप एक चीज नोटिस करिए, जब यहाँ 2θ था तो यहाँ हमने क्या लिखा, थीटा लिखा, तो हुआ कि एक्चुअली 2θ का आधा हो गया तो थीटा आ गया, ठीक है। तो साइन अल्फा अगर मुझे लिखना है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ये 2 tan α/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल का आधा कर देंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर हाफ एंगल या हाफ अल्फा। क्लियर? ओके अगर ये समझ में आया, फिर नेक्स्ट देखिए। आप लोगों ने बेटा cos 2θ के फॉर्मूले भी 11th में पढ़े होंगे। तो cos 2θ के 4 फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें से जो 10 वाला फॉर्मूला है वो पिक कर लीजिए। दैट इज 1 - tan स्क्वायर θ डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर θ, ये फॉर्मूला था, ठीक है। ओके मुझे एक्चुअली क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा cos अल्फा। तो अगर cos अल्फा का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर α/2, ठीक है बेटा, और 1 + tan स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बेटा बोला था 12th क्लास का मैथ्स पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। सो प्लीज़ अगर अभी तक रिवाइज नहीं किए तो अब तो देख लो, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12th में लग जाएगी, किसी भी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, ठीक है ना। तो बेटर है कि फॉर्मूला याद ही कर लो, बार बार के लफड़े को छोड़ो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा ये अच्छा तो है क्वेश्चन, बट CBSE में तो आज तक नहीं आया, बट बच्चों के प्री बोर्ड्स में ये जरूर आ जाता है, ठीक है। अभी तक CBSE में मैंने नहीं देखा, बट हो सकता है कभी भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ के चलिए। जैसे आपके कभी क्लास टेस्ट वगैरह होंगे या प्री बोर्ड्स वगैरह जब आपके होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन अपीयर हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैट्रिक्स में एक्चुअली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, वो आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आगे जाके अभी हम लोग करेंगे। बहुत लेंदी चैप्टर है ये भी, बहुत कुछ करने को है। तो देखते हैं बेटा इसमें 2 प्रूफ क्या आपका।
बुक आपके पास है ही, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बिकॉज इट विल कंज्यूम सो मच टाइम। ठीक है, बुक लेके कॉपी लेके पेन लेके बैठा करो, ऐसा नहीं है बस वीडियो लगाई थोड़ी देर देखा मज़े मारे हो गई पढ़ाई। ऐसे बेटा पढ़ाई नहीं होगी, मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आपको तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है ना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे फिर वही बात, हज़ारों लेक्चर पढ़े हैं, बहुत से टीचरों ने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना। तो मर्जी है आपकी, अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो तो फॉलो करो, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी इस चैनल पे, ठीक है। चलो आइए, ये आपको प्रूफ करना है। आपको ए दे रखा है, ये यहाँ से प्रूफ शुरू कर रहा हूँ मैं। ए दे रखा है A0 -10 A/2, यहाँ, अरे यार ये ए नहीं, ये अल्फ़ा है, सॉरी, ये अल्फ़ा है, ठीक है, इट इज़ अल्फ़ा, ओके। देन 10 α/2 A0, ठीक है। तो ये आपको ए दे रखा है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, I+A, तो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज I+A। अब एक्चुअली ए हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, तो आई को भी हम 2x2 ले लेंगे, तो 1 0 0 1, ठीक है। और ए क्या है हमारे पास, 0 10 α/2 -10। अगर आपको CBSE बोर्ड में बेटा 85% चाहिए, मतलब मिनिमम इतना चाहिए आपको, तो NCERT भी इनफ है। बट अगर आपको 85% से ज़्यादा चाहिए तो NCERT के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो हम लोग आपको बाद में कराएंगे, ठीक है। जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो, वो लोग NCERT कर लो अच्छे से, 4-5 बार लिख लिख के, तो मज़ा आ जाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, इतना आसान लगेगा, ठीक है। सिलेबस लेंदी है 12th क्लास का, तो प्लीज़ साथ साथ पढ़ते रहिए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अभी हम लोग राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेट अस टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड इज I-A विद cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है I-A, और ये साथ में एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो I-A निकाल लेते हैं। I के लिए फिर वही 1 0 0 1, ये मैंने I लिखा, फिर माइनस में A लिखो, A है आपके पास 0 -10 α/2 10 α/2। थोड़ी इसकी इन्वॉल्व कैलकुलेशन है, सो प्लीज बी विद मी, ठीक है ना। इनटू फिर यही वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स पूरा आप लोग यहाँ लिख लेना, सेम मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखो। 1 - 0 तो 1 हो गया। अब 0 -10 α/2 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 α/2। 0 -10 α/2 ये हो गया माइनस का 10 α/2, और ये 1 - 0 ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई में आपके पास एक ये वाला मैट्रिक्स है, वो आपने कॉपी कर लिया होगा ऊपर से। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो cos अल्फा लिखा है, यहाँ cos अल्फा जो लिखा था ऊपर, cos अल्फा को आप 10 की टर्म्स में चेंज करो, अभी मैंने आपको रिव्यू लिखवाया था। तो 1 - 10² α/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 10² α/2, ठीक है। ये हमने cos अल्फा की जगह लिखा, फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा लिखा था, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। साइन अल्फा का फॉर्मूला भी ऊपर लिखवाया था, 210 α/2 डिवाइडेड बाय 1 + 10² α/2, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा की जगह फिर वही अभी लिखवाया ही है, तो 210
अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, फिर कॉस अल्फ़ा है, यही वाला फॉर्मूला उठा के लिखना है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा इन्वॉल्व क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला लेट 10 अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू वाई फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग। एक्चुअली थोड़ी देर के लिए मैं इसको वाई ले रहा हूँ 10 अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि बहुत जगह 10 अल्फ़ा बाय 2 है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, बार बार 10 अल्फ़ा बाय 2 में नहीं लिखना पड़ेगा। सो हेयर वी हैव 1, इसकी जगह वाई आ गया, ये माइनस का वाई हो गया बेटा, ये 1 हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब सेकंड वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में देखो, सबके डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, डेट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ मैंने बाहर ले लिया, ऐसे 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे यहाँ बाहर ले लिया, ये एक सिंगल नंबर है, 1 माइनस वाई वाई 1, ठीक है। ये एक सिंगल नंबर है, ये मैट्रिक्स है, वो सबके डिनोमिनेटर में था, उसको कॉमन ले लिया। अब बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का 2y, ये प्लस का 2y, ये बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई का काम रहेगा बस। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, आया 1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आया 2y स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई कराओ, ये मिला आपको माइनस का 2y एंड y माइनस वाई क्यूब, यहाँ से मिला माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये मिला 2y स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये आया। ये बाहर सेम वैल्यू लिखो, यहाँ देखो, ये ब्रैकेट आप ऐसे लगाओ जैसे मर्जी, सेम ही बात है। देखिए अब 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का y आएगा, इनको माइनस करके क्या आएगा, माइनस का y। अब इस माइनस के y और इस y क्यूब में से माइनस y कॉमन ले लो, तो जब माइनस y कॉमन लेंगे तो वी विल लेफ्ट विद माइनस y, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइक वाइज यहाँ देखो, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। अब इस y और इस y स्क्वायर में से y कॉमन ले लो, तो जब y कॉमन ले लोगे बेटा तो अंदर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जैसे करते हो स्टेप्स वैसे कर लो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्लस माइनस ही है। बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए आगे कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि इस वाली वैल्यू को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, या ऐसे सोच लो, अदरवाइज ऐसे देखो कि ये वाली वैल्यू देखो, अब 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, 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 तो चारों टर्म में तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। चलो रेड कलर से लिख देते हैं। तो जब मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो 1 बच गया, इधर से ये बाहर गया तो y बच गया, इधर से ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ माइनस वाई बच गया, यहाँ बेटा 1 बच गया। क्लियर। अब इससे इसको काटो। अब इतना करने के बाद आगे देखो, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस वाई
वाई एन प्लस वन, ये बचा। अब y को हमने क्या माना था, याद करो, y को हमने क्या माना था, y था 10 अल्फा बाई टू। y क्या था बेटा, 10 अल्फा बाई टू। तो यहाँ लिखा माइनस 10 अल्फा बाई टू। ये माइनस तो पहले से यहाँ था, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ठीक है, ओके। तो इसके बाद इस वाले y की जगह पे क्या लिखो, यहाँ पे भी लिख दिया हमने 10 अल्फा बाई टू। अब इसको बंद कर देते हैं, ओके। अब ये जो वैल्यू आई, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू आई थी? चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया था। लेफ्ट हैंड साइड पे ये था, इसको देखो, 1 माइनस 10, यहाँ 10, इधर 1, क्लियर। तो और यहाँ पे भी वैल्यू आपकी यही आई है, तो हमने बोला हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 19th है, क्वेश्चन नंबर 19। फिर देखो इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं लिखूंगा तो नहीं, मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप तो बुक लेके ही बैठे होगे ना, मैंने समझाया आपको। चलो देखिए, क्वेश्चन है आपका, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000। कह रहे एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है जी। डैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। वो कह रहा है इस पैसे को वो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं बीच में इसको, 30,000 रुपए एक ट्रस्ट फंड के पास है, वो ट्रस्ट फंड बेटा इस पैसे को 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब 2 बॉन्ड है, इस पैसे को वो डिफरेंट 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहला बॉन्ड उसको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बॉन्ड उसे 7% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पढ़ लेना पूरा एक बारी। कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हुए आपको डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड 30,000। कह रहा है 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब इस 30,000 में से कितना पैसा इसमें लगाएं और इस 30,000 में से कितना पैसा इसमें लगाएं, ठीक है, कि हमें टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपये मिल जाए। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाए बेटा, 1,800 मिल जाए, ये आपका एम है, क्लियर। तो बहुत आसान है, इसमें कोई इतना लफड़ा वाला काम नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि ये फर्स्ट बॉन्ड है आपका और ये आपका सेकंड बॉन्ड है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं पहले बॉन्ड में ₹X हमने इन्वेस्ट करे, तो अब बचे कितने हमारे पास बेटा, हमारे पास बचे 30,000 माइनस एक्स, तो इतना पैसा हमने सेकंड बॉन्ड में लगा दिया, क्लियर। अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट इतना आना चाहिए। बेटा ध्यान से सुनो, अगर आपने पहले बॉन्ड में इतने पैसे लगाए हैं तो पहले बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट आएगा, तो पहले बॉन्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, इसका 5% निकाल लो, ठीक है। तो इसका इसमें इंटरेस्ट मिला कुछ, ऐसी इसका क्या करो, इसका 7% निकाल लो। अब इसमें कुछ इंटरेस्ट मिला, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 1,800 होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं, सुनो। अब तुम ऐसे सुनो, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, उसने बोला कि किस तरीके से हम 30,000 को डिवाइड करें, किस तरीके से 30,000 के अमाउंट को डिवाइड करें कि इंटरेस्ट 1,800 मिल जाए। तो हमने बोला चलो मान लेते हैं पहले बॉन्ड में X रुपीज लगाए, अब जो बच गए वो सेकंड बॉन्ड में लगा दो, है कि नहीं, ठीक है। यहां देखो अब आप, देखो अब बच्चे, अगर पहले बॉन्ड में मैंने X रुपीज लगाए, कितने लगाए, X रुपीज, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहां देखो, अगर पहले बॉन्ड में बेटा मैंने X रुपीज लगाए
तो इससे मुझे कितना इंटरेस्ट आएगा, इसका 5% निकाल लो, पता लग जाएगा कितना इंटरेस्ट आएगा, आसान है। ठीक है, अच्छा अब प्लस दूसरे बॉन्ड में बेटा मैंने पैसे कितने लगाए, इतने लगाए, 30,000 माइनस एक्स, इससे कितना इंटरेस्ट आएगा जी, इसका 7% निकाल लो, पता लग जाएगा। अब इन दोनों का टोटल 1800 होना चाहिए, ये हमारा एम है। ठीक है जी, क्लियर। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैलकुलेट करना तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5x/100, ये हो गया क्लियर, प्लस ये हो गया 7, 30,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1800। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन में तो उसने ये बोलता भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करो, हमने तो करी नहीं गई। अब बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियसली वो तो काट देगा ना। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, तो कैसे करना है, बड़ा आसान है। देखो आप लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स से लिखा हुआ, मतलब मैट्रिक्स में कुछ लिखा होता था, आप उसे मल्टीप्लाई करा के ऐसे लिख देते थे। अभी आपको उल्टा जाना है, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं ये वाली लाइन चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाए, तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना है कि मैट्रिक्स हम कैसे बनाएं कि हमें ये लिखा मिल जाए। देखो मैंने बोला मानते पहले बॉन्ड में एक्स लगाए और दूसरे बॉन्ड में ये लगाए, ठीक है, ओके, इसको मैंने बंद कर दिया। ये एक रो मैट्रिक्स है, कैसा है, रो मैट्रिक्स जिसमें 2 एलिमेंट है आपके ये, ओके। यहां मैंने लिखा है ऐसे 5%, यहां मैंने ऐसे लिखा 7%, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स बनाया। अब आप दिमाग लगाओ, उसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है, एक ही एलिमेंट आएगा, और सामने मैंने लिख दिया बेटा 1800, ये भी मैंने मैट्रिक्स में बंद कर दिया, सिंगल एलिमेंट, क्लियर। अगर आप ये वैल्यू कंसिडर करोगे, अगर आप ये कंसिडर करोगे, ये जो मैंने लिखा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कराने के बाद आप यहां पहुंच जाओगे, है कि नहीं। बस हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज। तो हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन बोले और बोले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करो, तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन फाइंड करो, बिकॉज हम बचपन से ऐसे करते आ रहे, हमें आदत है, ठीक है। फिर सोचो कि मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं, वो तो लिख ही लोगे, उसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बस हो गया, अब क्या है, तो कैलकुलेट करना है, चलो कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेट भी, है ना। 5x प्लस इस 7 को मल्टीप्लाई करा दो, 4 zeros हैं ये, ठीक है, इसमें ऐसे कर देते हैं, और ये -7x सामने, ये 100 नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो 1800 और ये 100 मल्टीप्लाई होकर 2 zeros और आ जाएंगे, क्लियर, ओके। ये 2,10,000 है, माइनस इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 1,80,000, ये दोनों माइनस होके -2x हो गया, -2x को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 2x हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इसको माइनस कर लो आप, 2,80,000 सॉरी 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करने हैं, ठीक है, कितना आ गया जी, 30,000 रुपये, इक्वल्स टू 2x। तो यहां से आपका x कितना आ गया, x आ गया ₹15,000। इसका मतलब पहले बॉन्ड में कितने पैसे लगाने हैं जी, 15,000, और दूसरे बॉन्ड में कितना था, 30,000 माइनस x, तो वो भी 15,000 हो गया, क्लियर। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड आपका बेटा कितना हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका हो गया ₹15,000, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड वो भी बाई चांस सेम हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा पार्ट 1 था क्वेश्चन में, जो कि हो गया। पार्ट 2 में क्या है, बस आपका इंटरेस्ट चेंज कर दिया उन्होंने, पार्ट ए लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या फर्क है बेटा, आपका जो इंटरेस्ट है ये 2,000 दे रखा है बस, ठीक है। अब तो कर लोगे, बस यहाँ सामने 2,000 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक है, पढ़ लेना आप, बुक है आपके पास। तो लिखा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, द बुक शॉप
द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। तो मैं जरा एक रफली फिगर बना लेता हूँ। केमिस्ट्री की उसके पास 10 डजन है, ये डजन है बेटा, ठीक है, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक हैं। उसके बाद फिर 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, एक रफ फिगर बना रहे हैं। कह रहे हैं देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। तो इसका सेलिंग प्राइस है ₹80, इसका है ₹60 और इसका है ₹40 ईच। ये ईच बुक का मतलब एक बुक का प्राइस है ये। ठीक है, कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए आपको ये बताना है कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा। ठीक है, तो आसान है ये, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो, तो मैंने बोला टोटल अमाउंट रिसीव्ड। देखो बेटा बड़ा आसान है, ये 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और ये। अब ये जो डजन में है इसको मतलब 10 डजन है, तो अगर मेरे को इसे नंबर में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो सारी डजन में तो सबके लिए मैंने 12 बाहर लिख दिया। इसको ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 12 से, ये भी 12 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि 12 हमने बाहर लिख दिया। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ प्राइस लिख दो आप, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़। बस इसे मल्टीप्लाई कराओ, काम खत्म हो गया, आंसर आ गया। तो चलो ये 12 लिखे रहने दो। ठीक है, ओके। 10 इंटू 80 कितना हो गया आपका 800। तो ये 800 प्लस 8 को इससे करो 480 और यहाँ से 400 आ गया। ठीक है, ओके। ये 12 इंटू, इनको ऐड कर लो, 8 और 4 ये 1200, 1200 प्लस 400 1600, 1680 हो गया। अब इस 1680 को 12 से मल्टीप्लाई करा लो, तो 1680 इंटू 12, ये 0, सो द आंसर इज 20160। तो इतना अमाउंट ही विल रिसीव्ड। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। 20 के बाद 21, 22 दो क्वेश्चन आपके और रह गए एंड दिस एक्सरसाइज विल बी ओवर। क्लियर बेटा। तो देखते हैं आपके बाकी बचे हुए दो क्वेश्चन। ओके, 21 और 22 के बेटा टॉप में ना एक स्टेटमेंट लिखी है, आप पहले उसे देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आएगा आपको। कह रहा है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर दे रखे हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट। सबसे पहले यहाँ मैं हेडिंग डालता हूँ फॉर क्वेश्चन 21 एंड 22। ठीक है, हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो ओके, लेट मी राइट ऑर्डर ऑफ एक्स। ऑर्डर ऑफ एक्स आपको दे रखा है डेट इज 2 क्रॉस n। ठीक है, फिर आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ वाई, वो आपको दे रखा है बेटा 3 क्रॉस k। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ z है आपके पास, डेट इज 2 क्रॉस p। ऑर्डर ऑफ z के बाद है आपके पास ऑर्डर ऑफ w, डेट इज n क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ p आपको दे रखा है बेटा p क्रॉस k। क्लियर। अच्छा, ये अभी जैसे पिछले साल से 1 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा ऐड ऑन कर दिए ना, तो आपको एक एडवाइस है कि किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू गलती से ही मत छोड़ देना, और छोटे छोटे थ्योरी के पार्ट, ठीक है, जो रिलीवेंट हैं वो नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन उन्हीं में से बन बन के आ रहे हैं। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मैं यहाँ साइड में ही डिस्कस कर दूँ, क्योंकि थोड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन 21, देखो क्वेश्चन 21 में आपको क्या बोल रहा है। कहता है आप n
कि पी पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन बताओ सच दैट ये जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है ये डिफाइन हो जाए। ठीक है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या हो जाए बेटा, डिफाइन हो जाए। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो चीज देखो, बड़ा सिंपल है बेटा। आपको इस पे रिस्ट्रिक्शन चाहिए एन के पी पे, मतलब एन के पी क्या होना चाहिए, सच दैट दिस स्टफ इज डिफाइंड। पी वाई प्लस ये जो डब्ल्यू वाई लिखा है ये डिफाइन हो जाए। तो इसको डिफाइन होने से पहले एक चीज देखो बेटा, ये एडिशन तो बहुत दूर की बात है डिफाइन होना, सबसे पहले इस मल्टीप्लाई को डिफाइन होना जरूरी है। अब p इंटू वाई कब डिफाइंड होगा, ठीक है ना, p इंटू वाई कब डिफाइंड होगा, हमने बोला पी वाई इज डिफाइंड व्हेन, कब, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p ये इक्वल होने चाहिए किसके बेटा, नंबर ऑफ रोज ऑफ y के। अगर बेटा आप फॉलो कर रहे हो शुरू से तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा कि पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब पी वाई कब डिफाइंड होगा, जितने पी में कॉलम है उतनी ही वाई में रो होनी चाहिए। तो पी में भैया कॉलम कितने हैं, तो आ जाओ ये रहा पी, तो फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम्स। तो इसमें कॉलम कितने हैं जी, के हैं, और वाई में रोज कितनी है, वाई में चलिए वाई में रो है 3। तो एक रिस्ट्रिक्शन तो मिल गई कि भैया के का वैल्यू 3 होना चाहिए। अब के का वैल्यू 3 आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है, एक तो ऑप्शन ए में है एक ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो भैया अब तो गड़बड़ हो गई, 2 ऑप्शन में है, अब आगे फर्दर और सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो सीधा ही सीधा कट गए। ठीक है, बुक खोल के बैठे हो तो पक्का समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहा हूँ, बुक खोल के बैठा करो। क्लियर, तो बी और डी तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि उसमें के इक्वल्स टू 3 तो दे ही नहीं रखा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और फर्दर सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ऐसी अब बात करते हैं कि डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा। डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड व्हेन, देखो आप इसको वैसे तो फटाफट से अगर जैसे 1 मार्कर में आया है आप तो बहुत जल्दी जल्दी लिख के कर सकते हो, मतलब रफली लिख सकते हो। ठीक है ना, मुझे तो क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए एक एक चीज़ मुझे लिखनी पड़ रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 मार्कर में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, ओ वाई, तो देखो डब्ल्यू में कितने कॉलम है जी, डब्ल्यू में कॉलम रो इनटू कॉलम फॉर्मूला होता है तो ये 3 है, और वाई में कितनी रोज हैं वो भी 3 है, तो ये तो ट्रू है, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं हमको। ठीक है, यहां से अब कुछ नहीं मिला तो अब कहां से क्या निकालेंगे, बिल्कुल निकलेगा, बेचिंत रहो। अब देखो उसने क्या बोला था कि ये जो एडिशन है ना ये कब डिफाइंड होगा, मतलब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा। तो यहां से हमने कोशिश करी, कुछ नहीं मिला, तो हमने क्या बोला कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, व्हेन, बहुत सिंपल सी बात है क्या बेटा, कि जब ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल होगा किसके, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई के। क्यों, क्योंकि एडिशन तो तभी डिफाइंड होता है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो अब इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके, मुझे बताओ कि पी वाई का आपका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कि पी वाई का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सोचा, नहीं सोचा, ठीक है, चलो मेरे साथ साथ देखो आपको समझ में आएगा। पी वाई के ऑर्डर के लिए सबसे पहले पी और वाई डिफाइन कब होगा, पी और वाई तब डिफाइंड होगा जितने पी में कॉलम है, जितने पी में, ध्यान से देखो, जितने पी में क्या है, कॉलम है। ठीक है, लेट मी हाईलाइट, जितने पी में कॉलम है उतनी वाई में रो होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मैच होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, तो जो बच जाता है, याद करो, जो बच जाता है उसी से नया ऑर्डर बनता है। तो बचा क्या, पी और के, इसका मतलब जो पी वाई का ऑर्डर है वो होगा पी क्रॉस के। क्लियर, ये होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद डब्ल्यू वाई की अगर ऑर्डर की बात करें बेटा, तो डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, डब्ल्यू में क्या देखोगे,
W में देखेंगे कॉलम कितने हैं, Y में देखेंगे क्या कि रो कितनी है। अब बचा क्या, W में बचा N और यहाँ बचा K, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है N क्रॉस K। क्लियर। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे भैया, ऑब्वियसली जब P किसके इक्वल होगा N के, क्योंकि K तो K के इक्वल है ही। तो यहाँ से मिला कि P किसके इक्वल होना चाहिए N के। तो अभी तक हमें दो कंडीशन मिली, एक तो K का वैल्यू 3 होना चाहिए, दूसरा P का वैल्यू N होना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन ए क्लियर है। ऑप्शन ए में बिल्कुल यही बातें लिखी हैं कि K का वैल्यू 3 और P का वैल्यू N होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्वॉल्व क्वेश्चन था, मानते हैं। ठीक है, आपका दिमाग अच्छा खासा घूम गया होगा इतने में। ठीक है, इसमें एक पार्ट आपका और है, अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट इजी है, क्वेश्चन 22 थोड़ा इजी है। ठीक है, 21 में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है। थोड़ा सा यहाँ मैं स्पेस बना लूँ, क्योंकि इसके सामने ही करूँगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, है ना। इससे है कि चलो आपको समझ में आ जाएगा फटाफट से। क्लियर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो वो कह रहा है इफ n इक्वल्स टू p, तो ये तो हमें दे दिया, वेरी गुड। वो कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। कह रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। आसान है, इसमें क्या है, देखो इसका ऑर्डर क्या होगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए क्या है p क्रॉस 2। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है 2 क्रॉस n। ऑप्शन सी क्या है n क्रॉस 3। ऑप्शन डी क्या आपसे पूछ रहा है p क्रॉस n। कह रहा है जी इसमें से कौन सा ठीक है, मतलब कौन सा ऑर्डर इसका होना चाहिए। तो ठीक है, बता देंगे। देखो सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो इनका माइनस होना तभी अलाउड है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। इन दोनों का ऑर्डर सेम हो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि x का ऑर्डर z के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 7 5 से तो फर्क पड़ने नहीं वाला। तो हमने बोला इज डिफाइंड, मतलब ये जो ऊपर लिखा है इज डिफाइंड व्हेन ऑर्डर ऑफ x कब इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ z के। ठीक है, थोड़ा राइटिंग आज गंदा आ रहा है। ऑर्डर ऑफ x की अगर बात करें डेट इज नथिंग बट 2 क्रॉस n, और ऑर्डर ऑफ z की अगर बात करें डेट इज नथिंग बट 2 क्रॉस p। ठीक है, अब भैया n तो p के इक्वल है। ठीक है, n तो p के इक्वल है, तो अब ध्यान से सुनो, या तो मैं 2 क्रॉस n यहां पे भी 2 क्रॉस n कर दूं क्योंकि n p के इक्वल है, या तो 2 क्रॉस p कर दें 2 क्रॉस p कर दें, मतलब इस n की जगह मैंने यहां p रख दिया ये भी चल जाएगा, या p की जगह n रख दी ये भी चल जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखो, कुल मिला के आपके पास कौन कौन से पॉसिबिलिटी आ गई, या तो ऑर्डर 2 क्रॉस n होना चाहिए या ऑर्डर 2 क्रॉस p होना चाहिए। अब या तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, चेक करो 2 क्रॉस n है, हाँ है। क्या 2 क्रॉस p है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है आपका। डेट्स इट। थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 क्रॉस p भी ठीक है इसका ऑर्डर। रीजन क्या, क्योंकि p और n तो इक्वल है। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा, ओवर एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो ये बेटा आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आई होप आपने उसे किया होगा। ठीक है, या आप कर लेंगे। देखो बेटा आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर वही यूट्यूब वाली बात हो जाएगी। यूट्यूब खोला, सर्च करते रहे। और एक चीज़ और बेटा, डिफरेंट टीचर्स को सर्च मत किया करो। ठीक है ना, यूट्यूब के फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। होता क्या है कि जब बच्चे के पास बहुत सारे टीचर अवेलेबल होते हैं ना, तो वो यही काम करता है, कभी इस टीचर के पीछे भाग कभी उसके पीछे भाग, तो वो कहीं का भी नहीं रहता। ठीक है ना, फॉलो करो, तरीके से फॉलो करो, जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको करो। डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच।